हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 20 तक न्यूमेरिकल्स किए थे फर्स्ट चैप्टर के, और प्रश्न नंबर 21 से आज शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ हमें दिया है हीलियम नाभिक। तो हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम नाभिक पर जो भी आवेश होगा वो 2 प्रोटॉनों के कारण होगा, और हीलियम नाभिक पर जो आवेश होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा E का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और ये हो जाएगा आपका 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए R का मान हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें निकालना है इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू लगा दे 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9, Q का मान लगाएं 3.2 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन r², r की वैल्यू 1 गुणा 10⁻10, इसका स्क्वायर कर लें, और 9 और 3.2 की गुणा कर लें, घातें हमारी हो जाएंगी प्लस की 9 माइनस की 19, बटे नीचे हो जाएंगी घातें 1 गुणा 10⁻⁻20। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 9 दूनी 18 की 8, 9 3 27 और 1 28, 0.1 अंक के बाद घातें यहाँ बची माइनस की 10, और नीचे से घातें माइनस की 20, ऊपर जाके प्लस की 20 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 28.8 गुणा 10⁻10। इसको हम लिख सकते हैं 2.88 गुणा 10⁻11। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 22 है, स्वर्ण नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 79 की त्रिज्या 6.6 गुणा 10⁻15 मीटर है, यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमें यहाँ सोने का नाभिक दिया है, स्वर्ण का नाभिक। तो सोने का जो परमाणु क्रमांक है वो 79 है, तो सोने के नाभिक पर जो आवेश होगा वो Q बराबर ZE के बराबर होगा, जहाँ Z जो है स्वर्ण का परमाणु क्रमांक है, और ये दिया है Z बराबर 79। तो 79 और E जानते हैं हम 1.6 10⁻⁻19 मीटर, सॉरी कूलम। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 6.6 गुणा 10⁻15 मीटर। तो केंद्र से इसकी सतह पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी बिंदु अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाएंगे। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 की वैल्यू लगा देंगे, 9 गुणा 10⁻9, Q की वैल्यू 79 गुणा 1.6 10⁻⁻19 अपॉन r² r की वैल्यू 6.6 गुणा 10⁻15 मीटर का स्क्वायर। आगे 9 और 79 और 1.6 इधर घात इकट्ठी कर लेंगे, 10⁻9 और 10⁻19, नीचे 6.6 गुणा 10⁻15 दूनी घाते हो जाएंगी 30, और इसका स्क्वायर भी होना है तो 6.6। अच्छा, 9 79 और 1.6 ये घाते हो जाएंगी यहाँ हमारी माइनस की
10 और नीचे से घाते ऊपर माइनस की 30 पहुँचेंगी तो ये प्लस की 30 हो जाएंगी, यही हमारी घाते बचेंगी। नीचे हो जाएगा 6.6 गुणा 6.6, तो ये 9 गुणा 79 गुणा 1.6, घाते बचेंगी 20। 6.6 गुणा 6.6, इसको जब कैलकुलेट करेंगे यानी कि 9 79 और 1.6 की गुणा करके 6.6 गुणा 6.6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.6 गुणा 10 की पावर 21 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यहाँ हमें बिंदु आवेश दिया गया है यानी Q बराबर दिया गया है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 450 वोल्ट प्रति मीटर। और हमसे ये पूछ रहा है इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितनी दूरी पर होगी बिंदु आवेश से। तो E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। इसमें हमें R की वैल्यू निकालनी है तो मान लगा दें। E का मान 450, इसका मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की वैल्यू दी है 5 गुणा 10 की पावर -8 वटे r² की वैल्यू निकालनी है तो r² बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, 5 गुणा 10 की पावर -8 और नीचे आ जाएंगे 450। 9 पंजे 45, ये 50 होगा जी, 5 दाही 50, नीचे हो गए 10, तो r² बराबर हो जाएगा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -8 बटे 10। तो r² बराबर ऊपर बचेगा 10 की घात 9 - 8 बचे 10, यानी कि r² बराबर 10 बटा 10, यानी r² बराबर 1 या r बराबर 1। इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। प्रश्न नंबर 24 है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल काम कर रहा है और हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र का मान। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर दिया है हमें इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत का बल का फॉर्मूला लगाएंगे QE। और Q आवेश है तो आवेश की जगह क्या आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और E वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का भार mg होगा। और G बराबर हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और हमें मान चाहिए वैद्युत क्षेत्र का, तो ये हो जाएगा mg/E। वैल्यू रख दें, m की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर -31, G हम जानते हैं 9.8 होता है और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। घाते इकट्ठी करेंगे 9 गुणा 9.8 10 की पावर -31, घाते नीचे से माइनस की 19 जाएंगी, ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की 19, नीचे बचा आपका 1.6। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे इसमें से और जे गुणा करेंगे 9 × 8 = 72 के 2 हासिल 7, 9 × 9 = 81 और 7
88/16 घाते बची 11 में से 9 गए 2 और 2 में से 1 गया 1 माइनस की 12। 16 से इसको भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55.1 गुणा 10 की पावर -12, या इसको लिख सकते हैं हम 5.5 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 25 है एक बूंद दूध क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की पावर -10 ग्राम तथा उस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमें दिया है बूंद का द्रव्यमान। उनका द्रव्यमान m बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर -10 ग्राम, ग्राम का किलोग्राम बना लेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर -13 किलोग्राम। बूंद पर आवेश भी दिया गया है। बूंद पर आवेश Q बराबर दिया गया है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है जिसमें ये बूंद लटकी हुई है। तो संतुलन की अवस्था में जब बूंद लटकी है, संतुलन की अवस्था में बूंद पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा EQ बूंद के भार के बराबर होगा, और G बराबर हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हमें मान चाहिए E का, यानी वैद्युत क्षेत्र का, तो ये हो जाएगा mg/q। m की वैल्यू लगा दें 4.8 गुणा 10 की पावर -13, G की वैल्यू लगा दें 9.8, Q की वैल्यू दी गई है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9.8, घाते ऊपर है -13, नीचे है -18, जो ऊपर जाके +18 हो जाएंगे। गुणा कर लें 2 8 16, 2 में 18, 1 19, एक के अंक के बाद दशमलव यानी 19.6, घाते बचेंगी आपकी 13 और 18, यानी कि घाते बचेंगी +5। इसको हम लिख सकते हैं 1.96 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 26 है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। यानी कि तेल की बूंद जो है वो वैद्युत क्षेत्र में है और उस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बूंद का द्रव्यमान हमें पता है। तेल की बूंद का द्रव्यमान दिया गया है भाई हमें 0.001 मिलीग्राम। मिलीग्राम के ग्राम बनाएंगे, 0.001 मिलीग्राम के ग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -3 ग्राम, और ग्राम के फिर बना देंगे हम किलोग्राम, तो ये 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3 से और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम। जिसको हम लिख सकते हैं 3 और 3 6, यानी कि दो स्थान और, ये 3 स्थान और हट जाएगा दशमलव, तो 1 गुणा 10 की पावर 3 स्थान यहाँ हटा, 3 घाते ये 3, यानी 3 दिया 9 घाते, 1 गुणा 10 की पावर -9 किलोग्राम। ठीक है, बूंद पर आवेश जो है 3 इलेक्ट्रॉनिक है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है।
तो ये हो जाएगा 3e, तो 3 गुणा ई का मान रखा देंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो जाएगा 16 3 48 यानी 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र। कह रहा है बूंद को संतुलित, तो बूंद जो संतुलन की अवस्था में, इसका मतलब जो है वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, तो संतुलन की अवस्था में बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल QE बूंद के भार के बराबर होगा। तो यहाँ एक चीज़ और लिख लें, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान चाहिए E का, तो ये हो जाएगा mg/Q। m की वैल्यू लगाएंगे 1 गुणा 10⁻⁻9, G की वैल्यू लगाएंगे 9.8 और Q की वैल्यू दी गई है 4.8 गुणा 10⁻⁻19। ये हो जाएगा आपका 9.8 की 1 से गुणा करेंगे तो 9.8, घाते हो जाएंगी माइनस की 9 और प्लस की, नीचे से माइनस की 19 पहुँचेंगी तो प्लस की 19 बटे 4.8। पॉइंट से पॉइंट डालें, और ये काट लें आप। दो से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इधर काटेंगे तो ये आएगा 2 चौक 8, 2 नीम 18, लगभग जो है 24 दूनी 48 49, 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 27, भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों A, B, C व D पर एक समान आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ वर्ग दिया है और वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो A है। ABCD कोई वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो A है। तो पहले हम इस चित्र को बना लें। प्रश्न के अनुसार हमने ABCD एक वर्ग बना लिया जिसकी प्रत्येक भुजा जो है A है और इसके जो प्रत्येक शीर्ष हैं, शीर्ष A है, B, C और D, इस सम पर जो है आवेश रखा हुआ है Q। A पर भी Q आवेश रखा है, B पे भी Q आवेश रखा है, C पे भी Q आवेश रखा है और D पर भी Q आवेश रखा है। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा A है तो इसका जो विकर्ण आएगा पाइथागोरस प्रमेय से वो आएगा आपका A√2। इसका मतलब ये हुआ बिंदु D पर हमने लगने वाला बल निकालना है। तो A से D तक की दूरी पता हो गई, हमें A है। B से D तक की दूरी पता हो गई जो वर्ग का विकर्ण है A√2, और C से D तक की दूरी पता हो गई। यानी कि वर्ग की जो भुजाएं दी गई हैं, वर्ग की भुजाएं सभी बराबर AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA। ये सभी भुजाएं कितनी हैं, हमें प्रश्न में दिया है A, और प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो वर्ग का जो विकर्ण आएगा, विकर्ण VD, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा आपका A√2। ठीक है, तो मान लो बिंदु A पर जो आवेश रखा है इसके कारण बिंदु D पर लगने वाला बल है वो F1 है। कितना है भाई, F1। ठीक है, बिंदु C पर जो आवेश रखा हुआ है Q, इसके कारण मान लो बिंदु D पर बल लग रहा है वो F2 लग रहा है। ठीक है, और बिंदु V पर जो आवेश रखा है Q, इसके कारण मान लो लगने वाला जो बल है वो है F3। कितना है, F3।
तो अब इन सब के कारण हमें जो है F1, F2 और F3 के मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तो बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों समान आवेश है, बिंदु ए पर भी क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु डी पर भी क्यू आवेश रखा हुआ है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा ए और डी के बीच। तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ आवेश का मान तो Q ही है और बीच की जो दूरी है वो A है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a²। इसकी दिशा जो F1 की दिशा है वो AD दिशा है, F1 जो बल होगा वो AD दिशा में लगेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बिंदु C पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, और ये बल हमने माना है F2। तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान Q है और C और D के बीच की जो दूरी है वो A है, तो ये हो जाएगा a²। इसकी दिशा होगी CD दिशा, F2 बल की जो दिशा है वो CD दिशा में है। ठीक है, अभी एक और आवेश बिंदु बचा हुआ है, तो बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बिंदु D पर प्रतिकर्षण बल, मान लो हमने ये माना है F3। तो F3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान Q है, बीच की दूरी यहाँ पर अलग है a√2। तो a√2 का स्क्वायर करोगे आप तो ये आएगा 2a²। तो यहाँ लिखते हैं हम 2a²। इसकी दिशा जो होगी वो BD दिशा होगी। अब बिंदु D पर परिणामी बल निकालने के लिए बल F1 व बल F2 को दो लंबवत घटकों में विभाजित कर लेंगे। तो F1 के जो लंबवत घटक आएंगे, एक आएगा, इसको F1 को हम विभाजित कर रहे हैं, तो इसका एक लंबवत घटक आएगा ये, और एक लंबवत घटक आएगा F3 की दिशा में। तो मान लो ये है आपका ये घटक, चूँकि यहाँ जो पूरा कोण 90 अंश का बन रहा है, तो ये बीच वाला कोण जो होगा वो 45 अंश का होगा। तो ये भी कोण कितना होगा 45 अंश का होगा, और ये भी कोण 1। तो ये F1 जो आएगा, F1 का जो घटक आएगा ये लंबवत घटक, ये F1 sin 45, और दूसरा घटक जो होगा इसका वो हम इधर लिख दे रहे हैं F1 cos 45। ठीक है, इसी प्रकार जो है F2 को विभाजित करेंगे तो इसका एक लंबवत घटक ये जाएगा ऊपर की ओर,
ये होगा आपका F2 साइन 45 और एक घटक आएगा ये इसी दिशा में आएगा जो होगा आपका F2 कॉस 45। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि F1 साइन 45 और F2 साइन 45 ये दोनों घटक जो हैं परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो क्या लिख दें, बल F1 व F2 के घटक F1 साइन 45 व F2 साइन 45 परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास घटक बचे F1 कॉस 45, F2 कॉस 45 और बल F3। ये तीनों जो हैं एक ही दिशा में हैं। तो बिंदु D पर रखे आवेश पर परिणामी प्रतिकर्षण बल जो होगा, बिंदु D पर रखे आवेश पर परिणामी प्रतिकर्षण बल F जो होगा वो F1 कॉस 45, F2 कॉस 45 प्लस F3 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों बल के दोनों घटक F1 कॉस 45, F2 कॉस 45 और बल F3 एक ही दिशा में, अतः इनको जोड़ लेंगे और परिणामी बल निकाल लेंगे। तो F बराबर F1 की वैल्यू लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार से F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² और यहाँ कॉस 45 की वैल्यू लगा दें 1/√2 प्लस F3 की वैल्यू लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2A²। अब इसमें से जो भी हमें कॉमन मिले उसको कॉमन लेने, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे A² कॉमन मिल जाएगा हर जगह से। तो यहाँ पहली ब्रैकेट में बचेगा 1/√2, दूसरी ब्रैकेट में भी बचेगा 1/√2 प्लस तीसरी ब्रैकेट में बचेगा 1/2। तो F बराबर ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A²। इसको जब जोड़ेंगे, यहाँ इन दोनों का हर समान है तो ये √2 का हर जो अंश जुड़ जाएंगे 1 + 1 + 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² और एक और एक फिर ये 2/√2 प्लस 1/2 या F बराबर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² और 2 से यहाँ काट दें, √2 से ऊपर काटेंगे तो ऊपर आ जाएंगे √2, यानी ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1/2। तो ये जो है परिणामी बल आ गया और परिणामी बल की दिशा जो है वो F3 की दिशा में, यानी कि VD दिशा में। कुछ बल है, चूँकि ये बल निकाला है तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा और इस परिणामी बल की दिशा जो होगी VD दिशा होगी।